हुज़ैफ़ा आवाज़ आ रही है? जी। अस्सलाम वालेकुम। सबको तकरीबन माइक एक्सेस मिल गया, यानी कोई भी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को। तो इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमने सबको माइक का एक्सेस दिया है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को ज़्यादा देर तक ही, यानी रेलेवेंट क्वेश्चंस के लिए ही अनम्यूट कीजिएगा। इसके अलावा अपने आप को म्यूट ही रखिएगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। सो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन आई होप सो सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा। आई गेस स्क्रीन विजिबल होगी आप सबको मेरी। कोई एक बंदा कंफर्म कर दे कि भाई विजिबल है स्क्रीन। पॉजिटिव। सही सही। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मेरा नाम हादी हैदर। सर आवाज नहीं आ रही है। हादी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो मेरा नाम हादी हैदर है और मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर एक लोकल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। मोर स्पेसिफिकली मैं तकरीबन मर्न स्टैक और जैम स्टैक डेवलपर हूँ। मर्न स्टैक मीन्स मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट और नोड जेएस। सो जो हम इस बूट कैंप में कवर करेंगे वो रिएक्ट जेएस होगा, जो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जो कि हमें लास्ट सेशन में शौकत भाई ने बताया था। सो आज का सेशन मोर स्पेसिफिकली रिवीजन होगा। शुरू के कुछ मिनट्स मैं रिवीजन करवा दूंगा कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इसके बाद फिर कुछ चीज़ें रह गई थी HTML की, वो मैं कवर करवा दूंगा। तो हम साथ साथ लास्ट क्लास की स्लाइड्स को भी फॉलो कर रहे होंगे, और एक बुक है HTML CSS की, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करवा दूंगा। तो आप लोग अगर आज सारा कवर हो जाता है HTML तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप लोग अपने सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आप लोग कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो तो वो आप कवर कर लें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इन बेसिक हमने बेसिक HTML के बारे में पढ़ा था और हाउ वेब वर्क्स। सो वेब डेवलपमेंट क्या होती है। दो चीज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, एक तो फ्रंट एंड और एक बैक एंड। जो आपको पर नज़र आ रहा है, जैसे मेरे पास स्क्रीन चल रही है, ये है क्लाइंट जो कि मुझे दिख रही है, और बैक एंड यानी जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। लेट सपोज मैं इस माइनस के बटन पे यानी जूम आउट के बटन पे आपकी आवाज नहीं आ रही है हादी। अब सही है हो गया आई गेस। सही। ठीक है, तो कोई बता सकता है लास्ट मैंने क्या बताया? मैंने काफ़ी चीज़ें, कब से मैं म्यूट हो गया? कोई लास्ट चीज़ ऐसी है जहाँ पे मैंने लीव किया? आप अभी यहीं पे थे जो जूम आउट का बता रहे थे। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि भाई मुझे बटन विजिबल है, ये है फ्रंट एंड, और इसके पीछे अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और जो फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि बैक एंड पे रिक्वेस्ट जा रही है, ये है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक मीडियम होता है API। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि भाई मैं एक होटल पे गया, मैंने वेटर से इंटरेक्ट किया, और वेटर क्या हो जाएगा मेरे लिए API। मैंने वेटर से इंटरेक्ट किया, ये ऑर्डर में मुझे ये खाने में चाहिए, तो ये हो जाएगा मीडियम API, वेटर API हो जाएगा। और वेटर जाएगा शेफ के पास कि भाई मुझे ये बनाकर दे दो, तो जो शेफ बनाकर देगा वो हो जाएगा बैक एंड।
ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि भाई अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आए तो बीच में ही हैंड रेस कर दें या अपने आप को अनम्यूट कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग अपने जहन में सवाल रखें और सेशन भी आपके लिए एज अ बोरिंग हो कि मैं वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सो ये तो वो बेसिक चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं इस पे कि भाई HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों क्यों यूज़ होती हैं और क्या फ़र्क है। HTML एज अ स्केलेटन है वेबसाइट का, कि आप वेबसाइट बना देते हो एज अ स्केलेटन है, ढांचा है, किसी भी बॉडी का ढांचा होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक ढांचा है, बॉडी है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप CSS लगाते हो जो कि आपको खूबसूरती डाल देता है, यानी कलर्स वगैरह आ जाते हैं, ढांचे के ऊपर आपने बॉडी सजा दी। और इसके बाद है जावास्क्रिप्ट जो कि इसके अंदर इंटरेक्टिविटी यानी फंक्शंस वगैरह लगा देता है। इसके बाद आ जाते हैं HTML क्या चीज़ है भाई। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो भाई हम सब ने सुना होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। सो लेट्स सपोज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते क्यों हैं हम HTML को, कोई अगर बताना चाहे या किसी if someone I guess कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो मार्कअप लैंग्वेज ये होती है कि भाई हम किसी भी दो सिंबल्स के बीच में, दो सिंबल्स कौन से होते हैं, एक ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में हम जो भी टेक्स्ट लिखें, स्पेसिफिक टेक्स्ट, उसे कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। सो इन बेसिक यही था। इसके बाद आ जाते हैं HTML के कुछ टैग्स होते हैं, ठीक है। इस इमेज का टैग है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि इमेज का टैग शुरू होता है IMG से। सो IMG का ये IMG लिखा है, ये है इमेज का टैग, ठीक है, टैग का नेम हो गया। अब इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे सोर्स है, ये है एक एट्रीब्यूट, इसके बाद है आर्ट, ये है एक एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इसके बाद में डिटेल में जाएंगे कि भाई आर्ट क्या करता है, सोर्स क्या काम करता है। फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ ये बताना था कि ये IMG क्या चीज़ है, ये है टैग नेम, और इसके अंदर जितने भी टैग नेम के अलावा जितने भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं HTML के टैग पे। सो अगर मुझे लगता है सारे लास्ट क्लास में मौजूद थे, लेकिन जो बच्चे लास्ट क्लास में मौजूद नहीं थे उनके लिए मैं एज अ ओवरव्यू में दे दूं कि भाई लास्ट क्लास में हमने कैसे इंडेक्स, कैसे HTML का पेज क्रिएट करना है, क्या करना है। सो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका नाम रखा session2। इसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली, इसके अंदर मैंने एक फाइल बना ली इंडेक्स। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, और इसके साथ डॉट के साथ आप एक्सटेंशन का नाम लिखते हो। हम काम कर रहे हैं HTML में तो हम HTML लिखते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने जावा में शायद काम किया हो तो वो डॉट CPP C++ के लिए। इस तरह डॉट के साथ जो भी आप लिखोगे, जो भी नाम लिखोगे वो होगा एक्सटेंशन नेम, यानी आप किस फाइल के साथ काम कर रहे हो। तो हम HTML में काम कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया .html या .htm, दोनों वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं हादी दे दूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडेक्स दूं, मैं हादी भी दे सकता हूँ, सही। इसके बाद HTML में टैग्स होते हैं, HTML, इसके बाद मेन हेड होता है और बॉडी, ठीक है। हेड यानी आपका जिसमें आप सारी मेन चीज़ें डिफाइन करते हो, जैसे भाई टाइटल हो गया। अब ये टाइटल क्या काम करता है मैं यहाँ पे आपको लाइव सर्वर से शो करवा भी देता हूँ, सही।
अब यहाँ पे आप वेबसाइट पे देख रहे होगे, ये टॉप पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ये जो वेबसाइट के हेड के टाइटल पे नज़र आ रहा है, ये है, आप डिफाइन करते हो हेड में, जो कि HTML के हेड टेक्स्ट में टैग में डिफाइन होता है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। सो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई माय फर्स्ट वेबसाइट है, जो कि टाइटल के तौर पर डिफाइन हो रहा है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ और एंटर करता हूँ, तो ये डिफाइन कर रहा है, ये एमिट एब्रिविएशन है। HTML के अंदर काफ़ी सारे टैग्स हैं और हर टैग का स्पेसिफिक पर्पस है कि कौन सा टैग कौन सा टैग क्या काम करेगा। सो स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट टैग्स, कि कौन से टैग्स हैं जो आपके टेक्स्ट के लिए यूज होते हैं, आप टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट पर्पसेस यूज करते हैं। तो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। सो आप हेडिंग्स डिफाइन कर रहे होते हैं। H1 में मैंने लिखा हेडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हेडिंग लेवल 1 है, यानी सबसे बड़ी वेबसाइट पे जब भी एंटर होंगे आप सबसे बड़ी हेडिंग दे सकते हो H1 के जरिए। H2, अब इससे छोटी हेडिंग आ गई। इस तरह लेवल 6 तक होती हैं हेडिंग्स। यहाँ पे आपको हेडिंग्स लेवल नजर आ गए। इसके बाद एक और चीज होती है पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग आप हमेशा किसी भी चीज के लिए जो इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है कि आप हेडिंग्स के तौर पर यूज करें, आप उसको डिफाइन करते हैं पैराग्राफ में। और ये आ गया पैराग्राफ टैग। आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस कि भाई कौन सी हेडिंग लेवल आप अपने तौर पर, जरूरी नहीं है कि भाई कौन सी हेडिंग आप कब यूज कर रहे हो। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप अपने ऊपर इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी हेडिंग लेवल किस वक्त यूज करनी है। इसके बाद आ जाते हैं, मैं बुक भी साथ साथ खोलता हूँ। कोई सवाल हो तो वो जरूर चैट पे पूछ लें या अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर दें। नहीं, इसके बाद है लिस्ट। तो लिस्ट पे जाने से कुछ चीजें हैं जो क्या हैं, ब्लॉक लेवल टैग्स और इनलाइन टैग्स, जो कि टैग कर रहे होते हैं। सो लास्ट क्लास में इस चीज पे भी मसला आ रहा था कुछ बच्चों के कि भाई ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग्स क्या होते हैं। HTML में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप रैप करते हो कंटेनर्स में। कंटेनर्स आप बना लेते हो जिसके अंदर फिर आप डिफरेंट इस तरह के टैग्स यूज कर रहे होते हो। जैसे डिफ का मैंने एक कंटेनर बना दिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने एक हेडिंग का टैग्स बना दिया जो कि कवर कर रहा है, रैप कर रहा है हेडिंग के टैग को, ठीक है। और डिफ का टैग है ब्लॉक टैग। और एक और मैं इस इनलाइन टैग बना देता हूँ और इसके दरमियान में आप लोगों को फिर डिफरेंस बता देता हूँ। सही, लेट्स सपोज ये एक वेब पेज है, ठीक है, जिसके अंदर
मल्टीपल आइटम्स आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं। अब ब्लॉक लेवल टैग में ये होता है कि आप ब्लॉक लेवल आपने टैग बनाया जो कि आपकी पूरी विड्थ को कवर कर लेगा, वेब पेज की पूरी विड्थ को कवर कर लेगा। अब आप चाह रहे हो कि भाई मेरा टैग, मैं एक ऐसा टैग बनाऊं जो कि वेब पेज पे यहाँ पर आए और थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पर आए। अब ये इस तरह पॉसिबल नहीं है जब आप ब्लॉक लेवल टैग में डिफाइन करते हो। ब्लॉक लेवल टैग कौन कौन से हैं? जैसे लेट सपोज डिव है, H1 से लेकर पैराग्राफ तक के टैग्स है। अब मैं यहाँ पे वेब पेज पे आता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई कौन सा टैग ब्लॉक लेवल है और कौन सा इनलाइन टैग है। ये देख सकते हैं आप H1 पे, ये H1 पूरी विड्थ कवर कर रहा है तो ये ब्लॉक लेवल टैग हो गया। ये H2 ब्लॉक लेवल है, H3 ये पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है और ये डिव का टैग के अंदर जो रैप है ये भी ब्लॉक लेवल है। अब मैंने एक टैग डिफाइन किया इनलाइन टैग जो कि है स्पैन। स्पैन क्या करता है? ये है इनलाइन टैग, यानी आप जितनी विड्थ में आप टेक्स्ट या कोई भी चीज डिफाइन करोगे वो उतनी विड्थ कवर करेगा और इसके बाद की जितनी भी विड्थ है वो एज इट इज रिमेनिंग छोड़ देगा। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपके इस्तेमाल में होगी। सही। आई गेस ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग में अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी है तो फिर हैंड रेज कर दें या किसी भी तरह नोटिफाई कर दें। काफ़ी बोरिंग सेशन हुई है, कोई अगर रिस्पांस वगैरह भी नहीं आ रहा। समझ आ रहा है सबको? कोई एक ऐसा बच्चा भाई जो अपने आप को अनम्यूट कर दे और ब्लॉक लेवल और इन सही, किसी ने हिम्मत तो जी समझ आ रहा है। मतलब एक ब्लॉक लेवल टैग जो है मतलब एक पूरी जो हमारे पास कह लें कि स्पेस जो है पूरी लाइन को कवर कर रहा है और एक स्पैन में बस जो स्पेसिफिक हम यूज कर रहे हैं उसी लाइन को मतलब उसी स्पेस। सही। आदम भाई ने बिल्कुल बेहतरीन बताया कि ब्लॉक लेवल पूरी वेब पेज की पूरी विड्थ को कवर करेगा और स्पैन जितना आपने टेक्स्ट या जितना भी टैग उतनी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी स्पेस को आप। अब ये दूसरी बहस है कि भाई हम ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ आ जाती हैं CSS में, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब भी होगा हमारा उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर हो गए सारे सही। इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट पर। लिस्ट आपके पास, आप चाह रहे हो भाई कि भाई मेरे पास लिस्ट आ जाए, मैं ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट बना रहा हूँ तो मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई आ जाए, जिसमें लिस्ट का काम क्या होगा? आपके पास लिस्ट बनी हुई देगा। लेट्स सपोज मॉडल लिस्ट, ये आ गया आइटम 1। मैं ऊपर वाले से आइटम 1 ये है लिस्ट आइटम। अब लिस्ट में भी दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होते हैं UL और एक होते हैं OL। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में ये डिफरेंस है कि भाई ऑर्डर्ड लिस्ट में आप लिस्ट बना रहे होते तो इसके साइड पे आपके पास नंबर्स लिखे हुए आते हैं और UL में यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास डिस्क बनी रहती है ना, यानी एक सर्कल बना हुआ आता है। अब उसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम से।
ये आ गई आपके पास, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। जूम कर दूं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी जिसमें एक डिस्क यानी सर्कल बना हुआ आ रहा है, जिसमें कोई भी आपके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि भाई कौन सा लिस्ट नंबर, आइटम नंबर 1 है, आइटम 2 कौन सा है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में ये होता है कि आपके पास ऑर्डर्स बने हुए होते हैं कि भाई ये पहला आइटम है। आपको लेट सपोज आप टू डू टास्क बना रहे हैं, टू डू एप्लीकेशन, जिसमें आपको डिफाइन करना होता है कि मेरा पहला टास्क आज के दिन का टास्क ये है, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे ये टास्क होगा, थर्ड प्रायोरिटी पे ये टास्क होगा। तो आप इसको डिफाइन करते हैं ओएल में कि भाई मेरी प्रायोरिटी टास्क ये हैं, सो वो नंबर्स बने हुए दे रहा है। मैं जितने मैक्सिमम बना लूँ तो वो उस हिसाब से वो एक्सटेंड करते जाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आप कहेंगे भाई मैं एलआई में डिफाइन नहीं करा, मैं ऐसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही मैं डायरेक्ट कुछ भी लिख देता हूँ। सो क्या होगा के अंदर कोई भी टैग यानी जिस तरह हमने लिस्ट आइटम बनाना नहीं आएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि भाई ये लिस्ट आइटम है या नहीं, तो उसको वो एज अ आइटम मार्क नहीं करेगा, वो एज अ टेक्स्ट ही सपोज करके वो रेंडर कर देगा। सही। तो जब भी आप अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आप साथ में लिखते हैं एलआई, जो कि डिफाइन कर रहा होता है कि ये लिस्ट आइटम है। कोई कुछ कह रहा है नहीं। इसके बाद आ जाते हैं बुक पे नया कोई चैप्टर, इसके बाद है लिंक्स। लिंक का टैग ये होता है कि आप किसी भी लिंक, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे जाके आप लिंक पर क्लिक करते हैं, लिंक्डइन पे ही, और ये है एक लिंक। लिंक का काम क्या होता है, आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आप पेज पर या उस जगह पर रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है। इसी तरह अब मैं अपनी वेबसाइट पर कोई लिंक लगाना चाहता हूँ कि भाई मुझे अपने पेज से किसी और पेज पर जाना है, तो वो किस तरह होगा, उसके लिए हम करते हैं एक टैग, ओपनिंग टैग लगा दिया और इसके साथ मैंने ए लिख दिया, ए स्टैंड्स फॉर एंकर टैग, और इसके बाद मैंने टैग क्लोज किया और मैंने लिख दिया दिस लिंक। मैं वेबसाइट पर आया अपने पेज पर, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, भाई कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसके अंदर एक और चीज होती है, एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है href। href का काम ये है कि वो आप उसको पोजीशन बताते हो कि मुझे कहाँ लिंक करना है। अब मैं यहाँ पे लिंक का टैग चेंज करें, मैं लिख देता हूँ कि राउट मी टू गूगल। मैंने यहाँ डिफाइन किया अब मेरे पास अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो गई कि उसका कलर भी चेंज हो गया और इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ गई। ये है आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये मेरी लिंक है। सही। और मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास साइड पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल बॉटम पे, बॉटम लेफ्ट पे कि लिंक बनी हुई आ रही है, जो कि मैंने href पे डिफाइन की थी। मैं अब इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे राउट कर देगा google.com पे। अब ये ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है कि भाई मैं अपने पेज से अपनी ही टैब पे, मैं जिस टैब पे मौजूद था उसी टैब पर google.com खुल गया। मैं चाह रहा हूँ यार ये इसी टैब में ना खुले, ये दूसरी टैब में ओपन हो। तो इसके लिए बेहतर तरीका है, एक टैग है, एक एट्रीब्यूट है HTML में जिसका नाम है टारगेट। आप डिफाइन करते हो कि मुझे कहाँ राउट करना है, तो आप 2 बार अंडरस्कोर डिफाइन करोगे और ब्लैंक लिख दोगे। अब आपने अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा, इससे क्या होगा, अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट टैब पे ओपन होगा। तो ये मोर स्पेसिफिकली मोर इंटरेक्टिव है, बजाय इसके कि मैं इसी टैब पर अपनी वेबसाइट को ओपन करूं। सो आई गेस लिंक्स का भी एंकर टैग का भी चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर चैप्टर 4 में भी किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी को कोई सवाल तो नहीं, सही हो गया।
इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 5 है इमेजेस का। अच्छा, इमेजेस। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ पूछना था। जी बिल्कुल। अगर हम लोग को दूसरी विंडोज पे खोलना हो तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? दूसरी टैब पे या दूसरी विंडो पे? मतलब अगर करना हो HTML में सिर्फ फॉर द टाइम बिंग यही सपोर्ट है कि आप नेक्स्ट टैब पे ओपन कर सकते हो, लेके लिए फिर एडवांस चीज़ हो जाती है जो जिस पे आप डिफाइन कर रहे होते हो विंडो डॉट लोकेशन, और फिर उस पर आप लोकेशन डिफाइन कर रहे होते हो कि आपको कहाँ अपनी विंडो को ओपन करना है। ओके, ठीक है, तो वो एडवांस टॉपिक्स आएंगे, वो अभी बेसिक सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर एडवांस टॉपिक पे इंशाल्लाह मूव आउट करेंगे। इसके बाद है अभी हम कोई हेडिंग इनिशियलाइज करा रहे हैं, तो अगर वो हमारी एक साइड मतलब एट द सेंटर वेब पे चाह रहे हो तो वो कैसे होगी? सही। HTML में एक टैग है सेंटर का, जो कि अभी मैं बताना नहीं चाह रहा है क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो मैं टॉपिक पे जब आ जाऊंगा तो उसी पे डिफाइन कर दूंगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी तो वो CSS से आप आसानी से कर लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई, आप चाह रहे हो फॉर द टाइम बिंग आपने जितनी चीज़ें सीखी हैं वो HTML में है, तो फिर HTML में आप किस तरह करोगे सेंटर अलाइनमेंट? तो एक टैग होता है सेंटर, आपको वो टेक्स्ट सेंटर में कर देता है, वो आप अपने तौर पर विजुअलाइज कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ, और उसके बाद IMG इमेज का टैग के लिए आप यूज करते हो IMG, जो कि डिफाइन करता है कि भाई ये इमेज का टैग है। इसके बाद एक एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे आगे विजुअलाइज करवा देता हूँ कि भाई इमेज का टैग मैंने डिफाइन किया लेकिन इमेज शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है SRC। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी आपको लिंक बतानी पड़ती है कि भाई आप कहाँ से इमेज को इंपोर्ट कर रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। तो मेरे पास PC पे कोई इमेज नहीं है, तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ कि गूगल से डायरेक्ट लिंक उठाकर किस तरह अपने वेब पेज पर लोड करनी है, और अपने लोकल PC से आप कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो मैं आया गूगल पर, मैंने इमेज लिखी, लेट्स सपोज ये इमेज, मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक किया और मेरे पास इमेज का एड्रेस कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर आया, मैंने HTML के सोर्स इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दिया, यानी पेज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे ये कार की एक मैंने यहाँ पे कॉपी की थी और यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अब एक और चीज़ आप कहेंगे कि भाई मैं गूगल पे भरोसा नहीं है कि कभी भी डिलीट हो जाए, मैं अपने लोकल PC में इसको सेव कर लूँ और फिर अपने PC से लोड करूँ। तो इसके लिए मेथड है, आपने सेव इमेज किया, मैं लोकेशन इसको डिफाइन कर देता हूँ, सेशन 2। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक फोल्डर बना लिया इमेजेस के नाम से। अब मैं अपने VS कोड पर आऊँगा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि सेशन 2 का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है इमेजेस का, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक इमेज है car.jpg। अब मुझे अपने PC से इंपोर्ट करनी है इस इमेज को, तो वो किस तरह करूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोर्स में अपने आप जिस फाइल में अभी हैं वो है index.html, तो आप किसी भी इमेज तक जाने के लिए, अपनी car.jpg तक जाने के लिए आप इस फाइल से निकलेंगे। इस फाइल से निकलने का तरीका क्या है? // यानी सिंगल पाथ आप बैक आ गए। ठीक है, लेट सपोज मैं किसी फोल्डर से निकलना चाह रहा हूँ ना, तो मैं
डबल डॉट लगाऊंगा और स्लैश लगा दूंगा। किसी भी फाइल से बैक आने के लिए हम यूज करते हैं डॉट स्लैश, जो कि हमें बता दिया कि मैं index.html से बाहर आ गया। अब index.html के बाहर सिर्फ मेरे पास दो चीजें हैं, एक इमेजेस का फोल्डर है और एक इंडेक्स की फाइल है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखो आपके पास दो चीजें, एक इमेजेस का फोल्डर है और एक index.html की फाइल। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई फोल्डर से बाहर आऊँ, तो मैं डबल डॉट लगाया और स्लैश लगा दिया। इससे क्या होगा, वो एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएगा, एक फोल्डर बैक आ जाएगा। अब मेरे पास लेट सपोज मैं इस वक्त मैं सेशन 2 के फोल्डर के अंदर था। अब मैं यहाँ से बैक आया तो मेरे पास दो फोल्डर्स हैं, सेशन 1 और सेशन 2, जो कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, सेशन 1 सेशन 2। अब हमें जाना है car.jpg तक, तो मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, एक फाइल बैक आ गया। इसके बाद मैं जा रहा हूँ इमेजेस के फोल्डर के अंदर, तो मैंने लिख दिया इमेजेस। अब इसके अंदर इमेजेस के अंदर एक फोल्डर के अंदर है एक car.jpg की इमेज, तो मैंने स्लैश लगाया। अब मैंने लिख दिया car.jpg। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि भाई इंटेलिजेंस उनके पास नहीं आ रही है, तो इसके लिए कुछ आपको एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको लिंक्स वगैरह बता दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली इजीली डाउनलोड कर लें, ताकि आपके पास भी इंटेलिजेंस वगैरह आ रही हो। अगर कुछ बच्चों के पास डायरेक्टली इंटेलिजेंस नहीं आ रही, तो मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो उनके पास सजेशंस आ रही होंगी जिसमें वो बता रहा होगा। अब मैं आ गया इस पेज पर, मैंने रिलोड करके भी देख लिया, तो ये इमेज आ रही है, अभी भी शो हो रही है। मेरे लोकल फोल्डर से, लोकल पीसी से इमेज रेंडर हो गई। अब इमेज के एट्रीब्यूट जिस तरह है आल्ट का एट्रीब्यूट, आल्ट यानी ऑल्टरनेटिव। अगर लेट सपोज मैं अपनी पुरानी एग्जांपल पे आ जाऊँ, गूगल वाली इमेज पे, कि मैं गूगल से इमेज एड्रेस कॉपी किया। अब किसी दिन ऐसा हुआ कि भाई किसी ने इमेज अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दी और मैंने वहाँ से कॉपी की हुई थी इमेज। सो जब उसने अपने पेज से इमेज रिमूव कर दिए, तो मोस्ट लाइकली मेरे पास भी शो नहीं हो रही होगी। तो HTML एक चीज़ की सपोर्ट देता है, एक एट्रीब्यूट देता है ऑल्टरनेटिव, कि अगर इमेज शो ना हो रही हो तो इसकी जगह क्या करना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव में आप एक टेक्स्ट लिख देते हो। लेट सपोज मैंने लिख दिया, अब इससे क्या होगा कि अब लेट सपोज इमेज आपके पास रेंडर नहीं हो रही ना, तो उसकी जगह एक टेक्स्ट डिफाइन होगा जिसका नाम होगा car image। अब मैं लिंक पे कुछ गलती कर देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करवा दूँ कि ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कैसा हो। अब आप देख रहे होंगे इमेज शो नहीं हो रही, इसकी जगह शो हो रहा है कार इमेज। वो कार इमेज क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा सबको। इसके बाद 2-4 और एट्रीब्यूट्स हैं। लेट्स कुछ चीज़ें आप CSS पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप इमेज पे भी आप देख लेते हैं कि अब आ जाते हैं विड्थ पर। विड्थ आप डिफाइन करते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा कि उसको इमेज की विड्थ काफ़ी बड़ी है, तो मैं विड्थ दे देता हूँ 300। अब ये हो गई विड्थ छोटी। मैं चाह रहा हूँ हाइट भी इसकी छोटी हो जाए, तो मैंने हाइट का एक एट्रीब्यूट है, मैंने यूज किया और मैंने हाइट दे दी, काफ़ी छोटी कर देते ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हो गई 10। अब मैं इसको 300 बाय 300 कर देता हूँ, तो ये कार की इमेज हो गई 300, हाइट 300 और विड्थ 300। आपको इसलिए इस तरह स्क्वीज नज़र आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड भी इसका वाइट है, तो असल में इमेज ये है, ठीक है। इसके बाद एक और टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है टाइटल का। टाइटल क्या करता है, आप इमेज के ऊपर होवर कर रहे हैं ना, तो आपको कोई टेक्स्ट वगैरह नजर नहीं आ रहा। अब मैं टाइटल का एट्रीब्यूट डिफाइन किया और उसके अंदर मैंने एक टैग लिख दिया रेड कार। अब क्या होगा, मैं जब कार की इमेज पर होवर करूंगा ना, तो मुझे ये एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रेड कार। सो इससे ये विजुअलाइज हो रहा है कि भाई आपके ये जिसके ऊपर
एक टाइटल का टैग लगा है, तो कोई भी इमेज पे होवर करेगा तो उस पर डिफाइन हो रहा होगा कि भाई ये रेड कार है। और यहाँ पे इमेज का भी टॉपिक कवर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल तो वो पूछ लें। अच्छा यार, मसला ये है कि HTML में बंदे ने सवाल किया, नाम है रायान, ने सवाल किया है कि भाई HTML में हमारी इमेजेस या हर चीज़ लेफ्ट पे क्यों आ रही है, इतना कोने पे क्यों आ रही है। यहाँ हर चीज़ यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट क्यों हो रही है। लेट सपोज आपको शो करनी है कोई चीज़ राइट पे, तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी CSS में, जो कि मेन बेसिक स्टाइलिंग होगी, जिसमें आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको लेट सपोज ये लिंक कार की इमेज के साथ लगाना है, कार की इमेज के ऊपर लगाना है, ये सारी चीज़ें किस तरह होंगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें आप स्टाइलिंग वगैरह पढ़ रहे होगे। तो आई होप सो रायन का आंसर क्लियर हो गया होगा। ओके सही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टेबल्स का। तकरीबन 52 मिनट हो गए। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे कुछ टेबल्स बनाना कि जिस पे लिस्टिंग हो रही हो कि लेट सपोज आपने स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं विद सीरियल नंबर, तो एक कॉलम में आपके पास सीरियल नंबर हो। मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा देता हूँ। सही, यहाँ पे आप एक कॉलम में चाह रहे हैं कि भाई लेट सपोज ये एक टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर, एक और कॉलम आप बना देते हो जिसमें मैं लिख देता हूँ नेम का। अब ये किस तरह होंगे, किस तरह चीज़ें होंगी HTML में। ये टेबल्स का एक टैग होता है जिसमें आप डिफाइन करते हो ये सारी चीज़ें। सो हम अब आते हैं कोड में। अब कोड में एक HTML में एक टैग है टेबल के नाम से। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ भी ना आ रही हो ना, तो आप अपना टैग बना लें और उसके ऊपर होवर करेंगे ना, तो आपको इंग्लिश में डिफाइन भी कर रहा होगा कि भाई कौन सा टैग किस लिए यूज होता है। द टेबल एलिमेंट रिप्रेजेंट्स डेटा विद मोर देन वन डायमेंशन, सो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो वो डिफाइन कर रहा होता है। तो अगर कोई चीज़ किसी को समझ भी ना आ रही हो ना, तो वो अपने टैग वहाँ पर वो प्रॉपर डेफिनेशन भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सही, अब मैंने टेबल का टैग लिखा और मैं आ गया वेब पेज पर। मुझे कुछ भी विजुअलाइजेशन में नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं HTML में एक टैग है TR के नाम से। TR स्टैंड्स फॉर टेबल ड्रॉ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आया, मैंने टेबल रॉ लिखा। रॉ यहाँ पे दिखा भी दूँ। HTML में दो तरह के टैग्स हैं, एक है यानी जो कि रॉ को डिफाइन कर रहे होंगे, एक है टेबल कॉलम। ये है, ये एक रॉ में आ जाएगा सीरियल नंबर और नेम, फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और लेट सपोज लिखा हुआ आएगा 1 और एक कोई नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ एक और आ दी, ठीक है।
मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई एक कॉलम में 1 लिखा हुआ है और एक कॉलम में हादी लिखा हुआ है। सो HTML में इसको इस तरह कर रहे होंगे कि HTML में एक टैग है TD स्टैंड्स फॉर टेबल का डेटा, टेबल डेटा। आप जिसमें आप डिफाइन कर रहे हो, मैंने लिख दिया सीरियल। अब मैं आया, मेरे पास शो हो नंबर जो कि एक टेबल में है। एक और मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक रॉ बन गई जिसके अंदर 2 कॉलम हो गए। एक का नाम होगी, एक कॉलम की हेडिंग हो गई सीरियल नंबर और एक कॉलम की हेडिंग हो गई अच्छा। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट रॉ बना लेता हूँ मैं, जिसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक डमी डेटा, जिसमें मैंने लिख दिया 1 और एक और रॉ आ गई, सॉरी एक और कॉलम आ गया जिसमें मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉ बनी है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, जिसमें सीरियल नंबर और नेम लिखा है, और दूसरी रॉ है जिसमें मैंने 1 और हादी लिख दिया। जो HTML में इन बेसिक ये टैग्स हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, TH जो कि डिफाइन करता है टेबल हेडिंग को, ये आ गई बोल्ड हो गया। अब मैं चाह रहा था कि भाई टेबल की हेडिंग और टेक्स्ट में थोड़ा सा तो डिफरेंस हो, तो डिफरेंस किससे पता चलेगा? HTML में 3 तरह के टैग्स हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बार समरी दे दूँ। टेबल का टैग आपका रैपर टैग होगा जिसमें आप टेबल डिफाइन कर रहे हो। इसके बाद TR का टैग है फॉर टेबल रॉ, कि आप जिसमें रॉ को डिफाइन कर रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं TH यानी टेबल की हेडिंग्स। आप मल्टीपल हेडिंग्स भी दे सकते हो। एक और आपने चाहा कॉलम बना लिया जिसमें मैंने लिख दिया लेट्स सपोज फील्ड, ठीक है। तो एक और कॉलम बन गया जिसका नाम हो गया फील्ड, ठीक है, जो कि थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड होके आ रहा है, जो कि डिफाइन कर रहा है कि ये टेबल की हेडिंग है, TH यूज हुआ। और इसके बाद एक और रो मैंने बना दी जिसके अंदर मैंने T स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, जो कि नॉर्मली आपका सेल का यानी कॉलम का डेटा होगा। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें हैं HTML के टेक्स्ट में एट्रीब्यूट्स हैं, वो मैं आपको बता कि भाई मैं फील्ड का टैग डिफाइन नहीं करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ हादी है ना, यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ, हादी के जो सेल है ना यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये यहाँ पे रुके ना, बजाय इसके ये दोनों सेल को कवर कर ले, इस कॉलम को भी कवर करे, इस कॉलम को भी कवर करे। तो इसके लिए ये एक एट्रीब्यूट यूज होता है कॉल स्पैन के नाम से। मैंने कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दिया ना, इसका मतलब है कि कॉलम 2 कॉलम की स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा। प्री डिफाइन यानी जो जब हम टेबल का टैग डिफाइन कर देते हैं वो ऑटो पे यानी फॉर द टाइम बिंग प्री डिफाइन वो एक कॉलम की स्पेस को कवर कर रहा होता है, ऑक्यूपाई कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको इस एक्सप्लिसिट डिफाइन करनी है कि भाई मैं चाह रहा हूँ ये 2 कॉलम की स्पेस को कवर करे, तो मैं कॉल स्पैन, और मैंने लेट्स सपोज मैं 3 कॉलम की जगह घेरना चाह रहा हूँ, मैं 1 भी हटा देता हूँ, तो ये क्या होगा, तीनों कॉलम की स्पेस को कवर कर लेगा। आई होप सो यहाँ तक टेबल्स क्लियर हो गए होंगे सबको। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछ ले। किसी को कोई सवाल, क्योंकि इसके बाद फॉर्म्स का और कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि क्लियर करवाने। अगर कोई ऐसा है जो समरी दे दे कि अब तक हमने कौन कौन से टैग पढ़े, तो मोस्ट वेलकम। एनीवन? नो, कोई भी नहीं है। अच्छा,
तो ये हमने जो पैराग्राफ टेक्स्ट पढ़ ली, हेडिंग टेक्स्ट पढ़ ली, और ये हमें उसको टेबल में कैसे यूज करते हैं, टेबल टैब वगैरह जो हमने पढ़ा। सही। कोर्स की स्क्रीन शो करें, ओके। और मेरी कोड भी आप लोगों को ग्रुप पे या किसी भी तरह गिटहब की लिंक वगैरह दे दूं ताकि आप वहां से ये कोड भी देख लें। चलें, यहाँ पर टेबल का टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं फॉर्म्स के टॉपिक पर। फॉर्म्स का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और वैसे भी यूज़ ज़्यादा होता है, तो अगर किसी को कोई मसला हो तो इसमें लाजमी पूछ लीजिए। और मैंने लिखा फॉर्म्स, सॉरी। फॉर्म्स में सबसे पहले आ जाते हैं, फॉर्म्स में चीज़ें क्या क्या होती हैं। जब भी आप फॉर्म्स बना रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आते हैं तो उसमें फॉर्म्स बने हुए थे। आज आप लोगों ने RSVP किया होगा फॉर्म के लिए, तो उस पर भी कुछ फील्ड्स आ रही होंगी, इनपुट्स टैग आ रहे होंगे, या आप लोग गूगल फॉर्म कोई भी फिल करते हैं तो उसमें कुछ टैग्स आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई विजुअलाइज करवाता हूँ, चलें, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज एक फॉर्म्स में एक मेन चीज होती है इनपुट। इनपुट का एक टैग होता है जो कि आपको एक फील्ड दे देता है जिसपे आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने लिख दिया इनपुट का एक टैग, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिलोड किया, मेरे पास एक डब्बा बना हुआ आ रहा है जिसपे एक कर्सर और मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक डब्बा बना हुआ है जिसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। इनपुट का टैग यूज होता है जिसमें आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, आप इनपुट यूजर से ले सकते हो। अब इनपुट के टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेन है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला मैं डिफाइन कर देता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करेगा, अभी फिलवक्त आप जब भी वेबसाइट पर आ रहे हैं, इनपुट का टैग बिल्कुल एम्प्टी है और इस पर क्लिक भी कर रहे हैं तो एक कर्सर ब्लिंक हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार मुझे मैं वेबसाइट पर आ रहा हूँ, कुछ तो पता चले कि भाई ये इनपुट का टैग क्यों है, पर्पस क्या है। तो मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। अब क्या होगा, अब मैं वेबसाइट पर मैं रिलोड करके भी आ रहा हूँ ना, तो मेरे पास एक अच्छा, मैं वेबसाइट पर आ रहा हूँ तो मेरे पास एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट मौजूद है जिसपे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई यूजर एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है कि भाई कि इस फील्ड में मुझे नाम लिखना अपना। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट पे आते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि यार इस फील्ड पे सिर्फ नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोन नंबर। फोन नंबर पे आप आते हो तो फोन नंबर पे क्या होता है कि आपको सिर्फ नंबर्स टाइप करने होते हैं, टेक्स्ट आप नहीं टाइप कर रहे होते। तो मैं यूजर को रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ वो अपना फोन नंबर एंटर करे, इंस्टेड वो कोई भी न्यूमेरिक अल्फाबेट्स एंटर ना करें इनपुट फील्ड में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक और HTML में एट्रीब्यूट होता है टाइप का, जो कि आप टाइप डिफाइन कर रहे होते हो कि इस इनपुट फील्ड की टाइप क्या होगी। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा सकूं, काफी सारी चीजें होती हैं टाइप में कि आप टाइप डिफाइन कर रहे हो, तो जिसमें आप टाइप में आप टेक्स्ट पास कर सकते हो। अगर आप कोई भी टाइप पास नहीं करोगे ना तो वो होगी इनपुट की कि वो टेक्स्ट टाइप होगी। लेकिन अगर मैं एक्सप्लिसिट डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई इसकी टाइप हो नंबर क्या काम करेगा, अब इस फील्ड पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई अब टेक्स्ट ना आए, मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ ABCDH कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, वो एंटर नहीं करने दे रहा। इंस्टेड अगर मैं कोई नंबर टाइप करूंगा, मैंने लिखा 2 3 4, अब ये मुझे सिर्फ नंबर एंटर करने की फैसिलिटी दे रहा है,
बजाय उसके कि मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकूं। टेक्स्ट पे मुझे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मुझे एंटर करने नहीं दे रहा। सही। टाइप में नंबर एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में आप टेक्स्ट डिफाइन करते हो जिसमें नंबर्स भी अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज होती है टाइप में, आप लिखते हो इमेज या फाइल। अब फाइल का टैग ये होगा कि आपको एक फाइल बनी हुई एक इनपुट फील्ड आ रही है जिसमें लिखा हुआ है नो फाइल चूजन, और एक बटन आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है चूज फाइल। आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने ये फाइल चूज कर ली। अब इस पे ये आ गया एक, इससे पहले क्या आ रहा था, नो फाइल चूजन का टेक्स्ट। अब लिखा हुआ आ रहा है कुछ प्रॉपर नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जो कि इमेज का नाम है, ठीक। अब मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई वो सिर्फ पीएनजी इमेजेस डाल सके। सॉरी, यूजर अपनी इमेज पे सिर्फ पीएनजी इमेजेस को किस तरह एक्सेस कर सकता है। अब एक और चीज होती है यूजर पे कि वो इनपुट में रेंज पास करे, यानी एक स्लाइडर बना हुआ हो जिसमें वो एक रेंज पास कर सके। लेट्स सपोज मेरे पास 0 से लेकर 10 तक का मेरे पास एक रेंज है, यूजर इस रेंज तक में कोई भी रेटिंग दे दे। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ 1 रेटिंग दे, 2 रेटिंग दे। अभी कुछ भी इंटरेक्टिविटी नहीं है, कोई नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो बाद में आएगा। वो उसके लिए हम कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इनपुट्स के अंदर टाइप में काफी सारी टाइप्स हैं, जिसमें से हमने अब तक टेक्स्ट पढ़ ली, नंबर्स पढ़ ली, रेंज पढ़ ली, और रेडियो बटन्स आपने यूज किए होंगे। ये एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन का काम क्या है कि आप मल्टीपल रेडियो बटन्स में से कोई एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो यहाँ पे मल्टीपल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक और फील्ड होती है फॉर्म के नाम से, जिसपे मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्ट के नाम से। सिलेक्ट क्या होता है, जिसमें आप मल्टीपल फील्ड्स को वो इनपुट टाइप सिलेक्ट नहीं होती, वो होती है सिलेक्ट का टैग, जिसके अंदर आप ऑप्शन डिफाइन करते हो। ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ गया जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो कि ये पहला टॉपिक हमने इनपुट का पढ़ लिया। इसके बाद आ जाते हैं ड्रॉप डाउन पे कि मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आना चाहिए जिसमें मल्टीपल ऑप्शन हो। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक हेडिंग दे दी डिशेस, मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैंने डिशेस की हेडिंग लिख दी और इसके अंदर मेरे पास ड्रॉप डाउन बना हुआ गया जिसमें 2 डिशेस हैं या 2 फूड आइटम्स हैं, बिरयानी और निहारी। अब इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया निहारी, तो निहारी यहाँ पे शो हो गया कि भाई आपका अभी सिलेक्टेड आइटम है निहारी, और अगर मैंने बिरयानी पे क्लिक किया तो वो सिलेक्टेड आइटम मेरे पास शो हो गया, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन तक का आपको समझ आ गया होगा। अब इनपुट पे रिटर्न आते हैं। जैसे भी आपने सिलेक्ट का बताया है कि 2 ऑप्शंस आपने दिए थे, लेकिन अगर ये ऑलरेडी मतलब ऊपर शो करा रहे हैं बिरयानी को, तो अगर हम चाह रहे हैं कि मतलब ये शो ना करा, पर खाली ये सिलेक्ट का शो करा है, देन उसको हम बाद में सिलेक्ट कर सकें। अच्छा यार, उसके लिए एक और चीज होती है, आप उसी तरह ऑप्शंस को ही अब इसी तरह एक ऑप्शन का टैग बनाते हो जिसमें आप लिख देते हो सिलेक्ट एनी डिश। डिफॉल्ट में आपके पास बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा सिलेक्ट एनी डिश। इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक और चीज होती है कि भाई मेरे पास यहाँ पे इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने निहारी को सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं सिलेक्ट एनी डिश पे आ रहा हूँ, मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ।
तो एक और टैग होता है डिसेबल्ड के नाम से, मैंने डिसेबल डिफाइन किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिसेबल है, लेकिन अगर मैं बिरयानी पे क्लिक प्री डिफाइंड मेरे पास क्या आ रहा है, बिरयानी लिखा हो। तो इसके लिए CSS की एक प्रॉपर्टी यूज होती है और जावास्क्रिप्ट में कि आप इस बटन को हाइड कर देते हो जब आप कोई भी आपने बिरयानी सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये फर्स्ट ड्रॉप डाउन पे जो ऑप्शन है वो नजर ना, इसके लिए CSS या जावास्क्रिप्ट यूज होगी जिसमें आप इस फील्ड को, इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हो। सही हो गया। इसके बाद आ जाते हैं, एक फॉर्म का टैग है, मैंने फॉर्म का टैग बनाया, मैंने ओपनिंग क्लोजिंग टैग किया और मैंने फॉर्म का एक टैग बनाया और इसके अंदर मैंने HTML में एक और एट्रीब्यूट है बटन का, सॉरी टैग है बटन का। बटन आपका एक बटन बना के दे देता है, आपको नॉर्मल स्लैंग वर्ड पे भी समझ आ रहा होगा। मैंने लिख दिया सबमिट फॉर्म। अब मेरे पास ये एक बटन नजर आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है सबमिट फॉर्म। हमने शुरू में पढ़ा कि इनलाइन टैग्स होते हैं और कुछ, तो ये दोनों इनपुट और बटन ये दोनों इनलाइन टैग्स है, इसीलिए वो एक ही लाइन में शो हो रहे हैं। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे सबमिट। ठीक है, बटन पे मैं सबमिट करूंगा, पेज रिलोड हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कुछ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ मिन लेंथ, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ मिन लेंथ। अब मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया जिसका नाम रखा मैंने मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ यानी मैक्सिमम इनपुट में जो लेंथ होगी वो सिर्फ 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं 3 से एक्सीड करना चाह रहा हूँ, मैं मल्टीपल टैग्स टाइप करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो इजाज़त नहीं दे रहा, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं टाइप करूँ। और ये फील्ड ब्लिंक तो कर रही है लेकिन मुझे टेक्स्ट की परमिशन ये कि मैं और ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो मैक्स लेंथ का पर्पस ये है कि आप मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर देते हो कि इसमें क्या लेंथ यहाँ पर आएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है फॉर्म में लेबल के नाम से। अच्छा, यहाँ पर आप इनपुट पे डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो, या सैंपल एक दे देता हूँ मैं। मैंने H1 लिखा एंटर योर नेम। यहाँ पे एक फील्ड बनी हुई आ रही है जिस पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अब मैं इस नेम पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ यार मैंने रिप्रेजेंटेशन तो दे दी कि भाई ये इनपुट फील्ड में नेम जाएगा, लेकिन मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो वो डायरेक्ट मुझे ये इनपुट फील्ड पर डायरेक्ट एक्टिव कर दे, इनपुट फील्ड पे ले आए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेबल का टैग, लेबल। और लेबल के अंदर मैंने एक पी का टैग डिफाइन कर दिया, पैराग्राफ, इसमें मैंने लिख दिया एंड। ठीक है, अब मैंने इनपुट इस नेम की जो पैराग्राफ टैग पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये इनपुट फील्ड एक्टिव हो गई। ये किस वजह से हुई? ये इस लेबल की वजह से हुई। लेबल क्या करता है कि आपकी जो इनपुट फील्ड है उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि भाई अब ये फील्ड इसके साथ लिंक्ड हुई भी है। अगर आप एंटर योर नेम पे क्लिक करेंगे ना तो ये फील्ड एक्टिव हो गई, अब मैं डायरेक्टली कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। सही, तो यहाँ तक फॉर्म का भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे रह गई, सॉरी मैं बता रहा हूँ। बटन में भी, बटन के टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइप के। मैंने टाइप लिखा, मैंने लिखा बटन। इन बेसिक जब बाय डिफॉल्ट बटन की टाइप होती है बटन। ठीक है, आप अब मैंने इनपुट फील्ड पे कुछ भी टाइप किया ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। इससे पहले आ रहा था ना, रीलोड हो रहा था पेज, अब नहीं हो रहा, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं टाइप सबमिट कर दूंगा ना,
अब मैंने बटन की टाइप कर दी सबमिट। इसका मतलब क्या है कि अब मैं फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ, इंटरेक्टिविटी आ गई फॉर्म में। मैंने लिखा 1 2 3 1 2 1 3, मैंने इस बटन पे अब क्लिक किया ना तो आप देखेंगे इस पेज पे यहाँ पे रिलोड होगा पेज, सही है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। देखिएगा सटल सा चेंज होगा, पेज रिलोड हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया जो कि बता रहा है क्वेरी है, फॉर्म सबमिट हुआ है। सो यहाँ तक फॉर्म का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल तो वो बता दे। किसी को कोई सवाल है? सही नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है ऑडियो का टैग, और बस कुछ मार्कअप टैग्स हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको डिफाइन भी कर देता हूँ। मार्कअप टैग से मुराद क्या है कि आप, मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा, मैंने लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पे आया अपनी वेबसाइट पे, मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ। अब मैं चाह कि यार ये जो पैराग्राफ है ना ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ आ जाए। अच्छा, ये पैराग्राफ का टैग थोड़ा सा बोल्ड हुआ आ जाए, तो इसके लिए यूज होता है एक टैग जिसका नाम है बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। मैंने बी का टैग डिफाइन किया, सॉरी मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो एक टैग होता है बी का जो कि डिफाइन करता है बोल्ड करने के लिए। मैंने पैराग्राफ के टेक्स्ट को रैप कर दिया बी के टैग में। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, अब मुझे नजर आ रहा है डिफरेंस, क्या दिस इज आ, और इसके बाद पैराग्राफ जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो हो गया बोल्ड थोड़ा सा। वो किस वजह से हुआ? ये हुआ है बी के टैग की वजह से। दैट मेक्स द टेक्स्ट अ लिटिल बिट मोर बोल्ड। इसके बाद एक और टैग होता है, लेट सपोज मैंने डिफाइन किया दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये थोड़ा सा एम्फेसाइज यानी इटैलिक हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। सेकंड मैंने लिखा है EM स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज। क्या करेगा इसको? वो थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देगा, इटैलिक दे देगा। अब मैं आऊँगा ना, मुझे यहाँ पे शो कर रहा है ये सेकंड लिखा हुआ जो कि है हुआ है इटैलिक। पैराग्राफ यहाँ पे बोल्ड हुआ है जो कि टैग यूज हो रहा है बी का, और यहाँ पे EM डिफाइन कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, और इस सेकंड को इटैलिक कर दे रहा है। इसके बाद है एक और स्ट्रॉन्ग का टैग। मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग। मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, और मैंने स्ट्रॉन्ग के टैग्स को रैप कर दिया स्ट्रॉन्ग के टैग में। तो अब ये स्ट्रॉन्ग का टैग क्या करता है? वर्क बिल्कुल सेम एग्जैक्टली बोल्ड की तरह ही करता है। आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप वेबसाइट वगैरह आप लॉन्च करते हैं ना, तो उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी SEO के लिए यूज होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग का टैग आपकी वेबसाइट में इस SEO में यूज होगा, जो कि डिटरमाइन करवा रहा होगा कि भाई ये इस पूरी लाइन में एक इस पे अटेंशन सीक कर रहा है यूजर, यानी जिसने कंटेंट ऐड किया है कि भाई ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस पे अटेंशन ज़्यादा नीडेड है। सो आप या तो भी बोल्ड यूज कर सकते हैं या तो स्ट्रॉन्ग का टैग। लेकिन फॉर दी आप थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे जाएंगे तो वो उसमें SEO वगैरह पे भी फोकस हो रहा होगा, उस पर SEO वगैरह पे भी फोकस हो रहा होगा, तो जिसमें यूज हो रहा होता है स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग जो कि अटेंशन या SEO वगैरह के लिए यूज होता है, वरना आप बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं।
यहाँ पे हो गया मार्कअप के टैग्स कंप्लीट। मेरे पास ऑडियो कोई है नहीं, लेकिन मैं यहीं से आपको यहाँ से बता देता हूँ, बुक से ही, पेज नंबर 200। मैं पेज नंबर 200 पे आ गया। ये आ गया ऑडियो पे। मेरे पास अभी फॉर द टाइम बिंग ऑडियो नहीं है, तो मैं यहीं से आपको बुक से डिफाइन करवा देता हूँ, शो करवा देता हूँ कि ऑडियो की रिप्रेजेंटेशन, ऑडियो टैग की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी और वीडियो टैग की किस तरह होगी। सो सॉरी, जब तक किसी को कोई सवाल हो तो वो जरूर पूछ लीजिए। इफ एनीवन स्क्रीन स्टॉप, अब विजिबल है, विजिबल है स्क्रीन सबके जी पास? जी, स्क्रीन विजिबल है आपकी। ठीक हो गया। अच्छा, सो वीडियो का टैग यूज होता है, वीडियो आप डिफाइन करते हो, यानी वीडियो का टैग यूज होता है, आप अपनी वेबसाइट पे चाहें कि वीडियो शो हो, तो वीडियो शो किस तरह होगी, आप एक टैग बनाते हैं वीडियो का। मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको शो करवा देता हूँ कि आपको यूज किस तरह करना है। वीडियो टैग, मैंने वीडियो लिखा जो कि टैग का नेम हो गया। मैंने इस तरह आप इमेज के टैग में SRC डिफाइन करते हैं। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यानी आप उसको बताते हैं कि भाई क्या सोर्स है वीडियो की, आप कहाँ से वीडियो ला रहे हैं। तो आप यहाँ पे सोर्स डिफाइन करेंगे। सोर्स आपकी वीडियो की सोर्स को बता रहा होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक और टैग हो जाता है, मैंने एक और टैग डिफाइन कर दिया वीडियो के लिए फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। मैंने लिखा सोर्स, मैंने सोर्स में यहाँ पे वो सोर्स डिफाइन कर रहा है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे SRC डिफाइन कर रहा है कि भाई इस वीडियो का राउट यानी पाथ कहाँ से है। अब वीडियो स्टैंड्स फॉर, यानी वीडियो एक फोल्डर है जिसमें वो जा रहा है, और वीडियो /puppy.mp4 फाइल का नाम है puppy.mp4। एक और एट्रीब्यूट है वीडियो का जिसका नाम है वीडियो /mp4। सिर्फ आप mp4 वीडियो को अलाउ करते हो कि भाई सिर्फ mp4 वीडियोस यहाँ पे आपके पास शो हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं विड्थ। जैसे कि लास्ट टाइम आपने पिक का अलग से फोल्डर यहाँ पे इंपोर्ट कराया था, तो आपने वीडियोस का नहीं कराया। बिल्कुल, मैं सेशन 2 पे आता हूँ। मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं है तो मैं प्रॉपर्ली आपको रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता, विजुअलाइज नहीं करवा सकता। हाँ ठीक है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई मैंने एक वीडियो का फोल्डर बनाया। मैं यहाँ से / करके बाहर आया, मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ आ गया। मेरे पास शो भी हो रहा है कि भाई आपके पास 3 डायरेक्टरीज हैं, एक इमेजेस का फोल्डर है, एक इंडेक्स की फाइल है और एक वीडियो का फोल्डर है। मैं आ गया वीडियो के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर एक फाइल होगी, मेरे पास नहीं है। मैं लेट सपोज डमी बना लेता हूँ puppy.mp4, मुझे एरर भी देगा। मैंने mp4 की फाइल बना ली। अब मेरे पास, मैं / करके देखूंगा ना, तो मेरे पास एक फाइल आ रही है वीडियो के फोल्डर के अंदर जिसका नाम है puppy.mp4। अगर आप लोग अपने पास ट्राई करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्ली वीडियो होगी, तो वो आपके पास शो भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वीडियो के टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं विड्थ और हाइट की, कि आप वीडियो की विड्थ और हाइट को डिफाइन कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने इमेज में किया था। अगर आप लोगों को याद भी हो,
ये रहा कि हम इमेज की विड्थ और हाइट को डिफाइन कर रहे होते हैं। इमेज की विड्थ 300 पिक्सल्स होगी और हाइट की 300 पिक्सल्स होगी। अभी मैंने पिक्सल्स इमेज का मेजरमेंट वो है, क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया है कि पिक्सल्स, इसके साथ EM, रैम, ये सारी चीज़ होती हैं जो कि आप CSS में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सही, तो वीडियो के टैग में विड्थ, हाइट के 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आप डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक आ जाता है लूप। मसला ये है कि जब आप पेज लोड करते हैं ना, तो आपके पास वीडियो पॉज हुई हुई होती है, स्टॉप हुई हुई होती है, स्टार्ट चल नहीं हुई होती है। तो आप एक और टैग यूज करते हैं, आप यूज कर रहे होते हैं ऑटो प्ले का एक एट्रीब्यूट। ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट क्या करता है कि वो जैसे ही आपका पेज लोड होगा ना, वेबसाइट लोड होगी, तो फौरन से वीडियो चलना शुरू हो जाएगी बिना किसी यूजर की परमिशन के। लेट्स सपोज आप चाह रहे हैं कि यार किसी, मैं दिखा भी देता हूँ, कंसिडर करते हैं कि ये एक वीडियो है, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक वीडियो चल रही है, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने जैसे पेज रीलोड किया ना, तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो चलना शुरू हो गई। अब ये वीडियो क्यों चल रही है? वो चल रही है इस ऑटो प्ले के टैग की वजह से, ठीक है। ये वैसे तो वीडियो नहीं है, ये एक एनिमेशन लगी हुई है इमेज, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि भाई ये एक वीडियो है जो कि चल रही है और ऑटोमेटिकली चल रही है, और ऑटो चल रही है जिसके पीछे हमने एक टैग लगाया ऑटो प्ले। अगर मैं ये ऑटो प्ले का टैग हटाऊंगा ना, एट्रीब्यूट सॉरी, तो ये वीडियो जब मैं पेज लोड करूंगा तो वीडियो नहीं चल रही होगी, एक इसके ऊपर पॉज का बटन आ रहा होगा, प्ले का बटन आ रहा होगा, ठीक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे फिर वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। अब आ जाते हैं लूप का। लूप का एट्रीब्यूट यूज होता है जब आप ऑटो प्ले कर रहे हैं ना, तो वीडियो लूप में चल रही होगी, यानी जैसे वीडियो की ड्यूरेशन कंप्लीट हुई ना, तो उसके बाद वो सेकंड टाइम अगेन चल जाएगी। अच्छा, तो वीडियो एक बार प्ले हो गई, इसके बाद वो सेकंड टाइम चलेगी, इसी तरह वो लूप में चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, जब तक यूजर उसको स्टॉप ना कर दे, पॉज ना कर दे, ठीक है। यहाँ पर वीडियो का टैग कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं, अभी जो हम वीडियो शो करा रहे हैं वेब पेज पे, तो ये वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा पिक्चर शो होगी, या हम इसको स्टार्ट करें तो कंट्रोल्स के एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे? इसके अंदर वीडियो के टैग के अंदर बिल्कुल जी, बिल्कुल आप वीडियो के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, लेट प्री डिफाइंड, यानी डिफॉल्ट में आपके पास आप ये टैग्स यूज करेंगे, सोर्स डिफाइन कर देंगे ना, तो आपके पास एक इमेज शो हो रही होगी जिसमें आप कंट्रोल्स ना डिफाइन करना, तो वो जो डिफॉल्ट कंट्रोल्स होते हैं वीडियो के वो ही शो कर रहा होता है। लेकिन आप एक कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट डिफाइन करके और उसमें डिफाइन कर दे भाई मुझे ये कंट्रोल्स चाहिए, तो वो आपको एप्लीकेबल कर देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ऑडियो का टैग। ये सही। अब आ जाते हैं ऑडियो का टैग। ऑडियो का टैग कहाँ पे है? मैंने वीडियो के टैग को, मैं ऑडियो के टैग पे, HTML में एक और टैग होता है ऑडियो का, जो कि आपको ऑडियो की रिप्रेजेंटेशन दे देता है। यहाँ पे मैं दिखा भी, तो रिजल्ट में ये ऑडियो का एक कंट्रोल्स के साथ आपके पास एक इनपुट रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है, विजुअलाइजेशन आ रही है कि भाई ये ऑडियो है। अब ऑडियो कैसे आई? ये ऑडियो आ रही है ऑडियो के टैग की वजह से, जिसमें आप सोर्स डिफाइन कर रहे हैं कि भाई एक ऑडियो का फोल्डर है जिसके अंदर test-audio.ogg की एक फाइल है, ठीक है।
इसके साथ आपने एक एट्रीब्यूट दे दिया कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स क्या करता है कि जो ऑडियो के कंट्रोल्स होंगे, जैसे पॉज का बटन है, म्यूट अनम्यूट का बटन है, ये सारे कंट्रोल्स डिफाइन करना होते हैं। यहाँ पे आप बुक में देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है दिस एट्रीब्यूट इंडिकेट्स वेदर द प्लेयर शुड डिस्प्ले कंट्रोल्स। इफ यू डू नॉट यूज दिस एट्रीब्यूट नो कंट्रोल्स विल बी शोन बाय डिफॉल्ट। जिस तरह अभी मैंने बताया कि कंट्रोल्स शो क्या करता है कि भाई ये पॉज का बटन है, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं जिससे आप वीडियो कंट्रोल कर रहे होते हो, वो बाय डिफॉल्ट अगर आप कंट्रोल का एट्रीब्यूट ना डिफाइन करें ना, तो वीडियो ऑडियो तो शो हो रही होगी लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल्स शो नहीं हो रहेंगे। ऑटो प्ले मैंने जिस तरह वीडियो में बताया था, ऑटो प्ले यानी जैसे ही आप वेबसाइट लोड करेंगे वो खुद से ऑटो प्ले कर देगा बिना यूजर की परमिशन के। ठीक है, यहाँ पे हो गए आपके HTML कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो अभी पूछ ले, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अभी ही क्लियर करवा देते हैं। और ये मैंने जितना भी कोड लिखा है ये सारा आपको इंशाल्लाह ग्रुप में लिंक मिल जाएगी और बुक का भी लिंक मिल जाएगा। अब किसी को बिल्कुल सवाल हो तो वो बिल्कुल पूछ लें, कोई अगर इशू हो तो वो भी क्लियर करवा लें। इफ एनीवन, किसी का कोई सवाल? सही, तो किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर